सभी दोस्तों को नमस्कार। स्वागत करता हूं आपका अपने इस चैनल गॉड ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, जैसा कि हम केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट की तैयारी कर रहे हैं और लगातार आप लोगों के सामने सामाजिक अध्ययन का शिक्षण शास्त्र के अंतर्गत में विभिन्न प्रकार की वीडियोस लेकर के आता हूं। दोस्तों, ये लगातार आज 19वीं वीडियो है। दोस्तों, इससे पूर्व 18 वीडियो आप लोगों के सामने ला चुका हूँ और आप लोग काफ़ी तल्लीनता के साथ वीडियोज़ को समझ भी रहे हैं और काफ़ी लोग थैंक यू कहकर मुझे कमेंट करते हैं। तो आप लोगों से एक छोटा सा अनुरोध रहता है दोस्तों मेरा कि अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों तक भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। तभी मैं और अच्छी अच्छी वीडियोज़ आप लोगों के सामने लेकर आता रहूँगा। दोस्तों, तो बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों, सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत तो देखते हैं, निम्नलिखित में से किसका मिलान गलत है। दोस्तों, तो मिलान गलत हो रखा है यहाँ पर ऑप्शनों में। तो किसका मिलान गलत हो रखा है? तो नामदेव महाराष्ट्र, चैतन्य बंगाल, नरसिंह मेहता गुजरात या वल्लभाचार्य गुजरात। तो देखिए दोस्तों, नामदेव का संबंध महाराष्ट्र से ही था, चैतन्य का संबंध बंगाल से था और नरसिंह मेहता का संबंध गुजरात से था। लेकिन वल्लभाचार्य का संबंध गुजरात से नहीं है दोस्तों, ये बात गलत है। जबकि वल्लभाचार्य का जो जन्म हुआ था दोस्तों, वो वर्तमान छत्तीसगढ़ जिले में हुआ था दोस्तों, और आंध्र प्रदेश में इन्होंने अपना ज़्यादा समय बिताया था। तो ये आपका गलत हो गया, तो इसलिए आपका यहाँ पर ये आंसर बन जाता है। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। दोस्तों, संगीतज्ञ एवं ध्रुपद गायकी तानसेन को कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि किसने दी थी? ठीक है, तो कंठाभरण वाणी विलास के नाम से किसे जाना जाता है? तो आप कहेंगे तानसेन को। और तानसेन को कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि किसने दी थी दोस्तों? तो यहाँ पर ऑप्शन है बाबर, अकबर, बैरम खां या जहांगीर। तो याद रखेंगे दोस्तों, जो तानसेन था वो अकबर के समकालीन था और अकबर ने ही तानसेन को कंठाभरण वाणी विलास के उपाधि प्रदान की थी। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। दोस्तों, किसकी समाधि होने के कारण नांदेड़ गुरुद्वारा सिख समुदाय के लिए पवित्र स्थल माना जाता है? तो नांदेड़ गुरुद्वारा जो था सिख समुदाय का पवित्र स्थान माना जाता है। तो ये किसकी समाधि स्थल है दोस्तों? तो यहाँ पर ऑप्शन है गुरु नानक, गुरु रामदास, गुरु अर्जुन देव या गुरु गोविंद सिंह। तो याद रखेंगे दोस्तों, नांदेड़ जो कि आपका महाराष्ट्र में है, गुरु गोविंद सिंह जी की यहाँ पर समाधि है दोस्तों। ठीक है, इसलिए यह प्रसिद्ध गुरुद्वारा माना जाता है दोस्तों। तो गुरु गोविंद सिंह की जो समाधि है वो कहाँ पर है? नांदेड़ महाराष्ट्र में है दोस्तों। ठीक है, और आपको पता है गुरु गोविंद सिंह की जो जन्म स्थली थी वो है आपकी पटना साहिब बिहार में दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। दोस्तों, बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है? तो महाभिनिष्क्रमण के रूप में कौन सी घटना जानी जाती है बुद्ध के जीवन की? तो यहाँ पर है उनका महापरिनिर्वाण, उनका जन्म, उनका गृहत्याग या उनका प्रबोधन। तो महाभिनिष्क्रमण की जो घटना है दोस्तों, उनके गृहत्याग से संबंधित है दोस्तों। याद रखेंगे, उनके गृहत्याग, गृह को त्यागने की जो घटना, जब वो घर को छोड़ के चले गए थे, तो वही घटना बुद्ध की महाभिनिष्क्रमण के रूप में जानी जाती है। जबकि जब उन्होंने अपने शरीर को त्याग दिया था तो वो घटना महापरिनिर्वाण की कहलाती है। और जब उन्होंने पहला अपना उपदेश दिया था सारनाथ में, तो वो धर्मचक्र परिवर्तन कहलाता था दोस्तों। तो यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर बन के आ जाता है आप लोगों के सामने, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बहरहाल महाभिनिष्क्रमण की जो घटना होती है वो उनके गृहत्याग की घटना थी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। दोस्तों, दुष्यंत को प्रेम पत्र लिखती शकुंतला का चित्रण किसने किया है? तो दुष्यंत को प्रेम पत्र लिखती शकुंतला का जो चित्रण यानी कि ड्राइंग जो बनाई थी वो किसने बनाई थी? यहाँ पर ऑप्शन है नंदलाल बोस, जेमिनी राय, राजा रवि वर्मा या अवनींद्र नाथ ठाकुर। तो याद रखेंगे दोस्तों, जो दुष्यंत को प्रेम पत्र लिखती शकुंतला का जो चित्र बनाया था वो बनाया था राजा रवि वर्मा ने। याद रखेंगे, राजा रवि वर्मा भारत के एक प्रसिद्ध चित्रकार थे और उन्होंने ही दुष्यंत को प्रेम पत्र लिखती शकुंतला का चित्र बनाया था दोस्तों। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। लोक चित्रकला की मधुबनी शैली भारत के किस राज्य में प्रचलित है? तो मधुबनी शैली भारत के किस राज्य में प्रचलित है? ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या बिहार। तो याद रखेंगे दोस्तों, जो मधुबनी जो चित्रकला जो शैली है ये बिहार की है दोस्तों। याद रखेंगे, ठीक है, बिहार की है ये। जैसे रंगोली बनती है वैसे ही ये मधुबनी शैली होती है दोस्तों। अब ये धीरे धीरे कपड़ों पर भी प्रिंट होने लग गई है दोस्तों। पहले ये रंगोली के रूप में फेमस हुआ करती थी, अब कपड़ों पर भी मधुबनी शैली का प्रयोग किया जा रहा है दोस्तों। तो आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? तो सिकंदर महान ने लगभग 326 ईसा पूर्व भारत पर क्या किया था? आक्रमण किया था दोस्तों। तो उस समय लगभग भारत मगध का राजा कौन था? यहाँ पर ऑप्शन है महापद्म नंद, घनानंद, उसके बाद यहाँ पर है ऑप्शन सुकल्प या चंद्रगुप्त मौर्य। तो याद रखेंगे दोस्तों, सिकंदर महान जो समकालीन था वो घनानंद के समकालीन था दोस्तों। नंद वंश का जो अंतिम शासक घनानंद था उसके समकालीन था सिकंदर महान। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे दोस्तों। भारत में सिक्कों ऑब्लिक मुद्रा का प्रचलन कब हुआ? तो सिक्कों और मुद्रा का प्रचलन कब हुआ था? अशोक के शासनकाल में, कनिष्क के शासनकाल में, 600 ईसा पूर्व, 300 ईसा पूर्व। तो देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अटपटा है कि भारत में सिक्कों और मुद्रा का प्रचलन कब हुआ। तो भारत में सब प्रथम जो मुद्रा जो प्रचलन में आई थी उसे आहत मुद्रा कहा जाता था दोस्तों, आहत मुद्रा। ठीक है, या फिर पंच मार्क के नाम से भी जाना जाता था, जिस पर कि हाथों से ही आकृतियां उकेरी जाती थी धातु पर। ठीक है दोस्तों, तो ये लगभग जो ये आहत मुद्रा ये चलती थी आपका जब बुद्ध का जन्म हुआ था उस समय, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि महाजनपद काल में ही इन सिक्कों का या मुद्राओं का प्रचलन हो चुका था। तो इसका जो एग्जैक्ट यहाँ पर अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आएगा 500 ईसा पूर्व या 600 ईसा पूर्व, यहाँ पर नियरेस्ट मिल रहा है। तो 600 ईसा पूर्व से 200 ईसा पूर्व के मध्य में ये इस प्रकार के मुद्राएं हमारे देश में प्राप्त हुई हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा 600 ईसा पूर्व में मुद्रा का प्रचलन हो चुका था दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे दोस्तों। सर्वप्रथम शून्यवाद यानी कि शून्यता का सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम है? तो बौद्ध दार्शनिक कौन थे जिन्होंने शून्यता का सिद्धांत दिया था दोस्तों? ठीक है, शून्यवाद। तो यहाँ पर है असंग, वसुबंधु, नागार्जुन या दृढ़नाग। तो याद रखेंगे दोस्तों, नागार्जुन पहले वैज्ञानिक या दार्शनिक थे जिन्होंने शून्यता का सिद्धांत या फिर शून्यवाद का सिद्धांत दिया था। ये क्वेश्चन में बहुत बार पूछा जाता है दोस्तों। ठीक है, तो नागार्जुन शून्यता का सिद्धांत के लिए फेमस हैं दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है दोस्तों तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो ज़रूर प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे दोस्तों। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है? ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है। आरंभिक जो वैदिक साहित्य था उसमें जो सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है दोस्तों? तो यहाँ पर ऑप्शन है सिंधु, शत्रुद्री, सरस्वती या गंगा। तो याद रखेंगे दोस्तों, जो आरंभिक वैदिक साहित्य है उसमें सबसे ज़्यादा जो वर्णन किया गया है वो सिंधु नदी का किया गया है। यद्यपि ऋग्वैदिक काल में जो सरस्वती नदी थी वो एक महत्वपूर्ण नदी थी, लेकिन आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णन जो मिलता है वो मिलता है सिंधु नदी का दोस्तों। तो ये चीज़ आप लोग क्लियर याद रख लेंगे, बहुत बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन भी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे दोस्तों। किसे एशिया की रोशनी, द लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है? तो यहाँ पर ऑप्शन है महात्मा गांधी को, गौतम बुद्ध को, माओ त्से तुंग को या अकबर को। तो याद रखेंगे दोस्तों, लाइट ऑफ एशिया या फिर एशिया की रोशनी कहा जाता है गौतम बुद्ध को। और गौतम बुद्ध के ऊपर एक कृति लिखी थी सर अर्नेस्ट अर्नोल्ड ने लिखी थी, एशिया की रोशनी या फिर लाइट ऑफ एशिया। यहाँ पर आ जाता है अर्नेस्ट अर्नोल्ड। ठीक है, अर्नोल्ड दोस्तों। ठीक है, तो सर अर्नेस्ट अर्नोल्ड ने लिखा था एशिया की रोशनी, और एशिया की रोशनी उन्होंने बताया था अपने उस किताब में गौतम बुद्ध को दोस्तों। तो गौतम बुद्ध को ही लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है दोस्तों। आई होप आपको समझ आ चुका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? तो दिलवाड़ा का जो जैन मंदिर है दोस्तों 12वीं सदी के आसपास बने हुए हैं। ठीक है, दिलवाड़ा का जो जैन मंदिर है वो राजस्थान में है। तो दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? यहाँ पर ऑप्शन है चोलों ने, चंदेलों ने, चालुक्य सोलंकियों ने या राष्ट्रकूटों ने। तो याद रखेंगे चालुक्य सोलंकियों ने बनवाया था दिलवाड़ा का जैन मंदिर दोस्तों, याद रखेंगे। चालुक्यों और क्योंकि चालुक्य जो थे वो सोलंकी जो थे वो चालुक्यों के क्या थे? सीमांत ये कह सकते हैं कि दास थे। ठीक है, तो चालुक्यों और सोलंकियों ने बनवाया था दिलवाड़े का जैन मंदिर दोस्तों। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। जियो और जीने दो किसने कहा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जियो और जीने दो का नारा या फिर किसने कहा था? यहाँ पर ऑप्शन है महावीर स्वामी ने, गौतम बुद्ध ने, महात्मा गांधी ने या विनोबा भावे ने। तो याद रखेंगे दोस्तों, जियो और जीने दो का जो सिद्धांत दिया था वो दिया था आपका जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी के द्वारा दिया गया था दोस्तों, ये याद रखिएगा। जियो और जीने दो किसने कहा था? महावीर स्वामी ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। कनिष्क के शासनकाल में
चतुर्थ बौद्ध संगीति, ठीक है, सभा किस नगर में आयोजित की गई? तो चतुर्थ बौद्ध संगीति जो थी दोस्तों वो 72 ईस्वी में हुई थी और कनिष्क का शासनकाल था। तो कहाँ पर हुई थी वो? मगध में, पाटलिपुत्र में, कुंडलवन कश्मीर में या राजगृह में? तो याद रखेंगे दोस्तों, जो चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई थी वो कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। कश्मीर किसके टाइम पे? कनिष्क के टाइम पे 72 ईस्वी में। याद रखेंगे 72 ईस्वी में कनिष्क के टाइम पर हुई थी कुंडलवन, यानी कि जो कि पुराना नाम है कश्मीर का। तो कुंडलवन कश्मीर में चौथी बौद्ध संगीति हुई थी। आपको पता होना चाहिए कि जो पहली बौद्ध संगीति हुई थी दोस्तों वो आपके अजातशत्रु के टाइम पे हुई थी 483 ईसा पूर्व में, ठीक है, ईसा पूर्व में, ठीक है, ईसा पूर्व में ये हुई थी आपकी राजगृह में। और दूसरी आपकी हुई थी 383 ईसा पूर्व में, ठीक है, ये कालाशोक के टाइम पे हुई थी दोस्तों, ठीक है, कालाशोक के टाइम पे हुई थी वैशाली में। दूसरी हुई थी वैशाली में, ठीक है। तीसरी हुई थी 250 ईस्वी पूर्व, 250 ईस्वी पूर्व दोस्तों, और ये हुई थी आपका अशोक के टाइम पे, ठीक है। कालाशोक के टाइम के बाद तीसरी हुई थी अशोक के टाइम पे, और ये पाटलिपुत्र में हुई थी दोस्तों, पाटलिपुत्र बिहार में। और चौथी हुई थी आपका चतुर्थ बौद्ध संगीति कुंडलवन कश्मीर में, कनिष्क के टाइम पे 72 ईस्वी में। तो एक क्वेश्चन यहाँ से जरूर बन के आता है आप लोगों के सामने, इस चीज़ को क्लियर आप रख लेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? तो पूर्वकालिक यानी कि सबसे पहला जैन ग्रंथ किसे माना जाता है? यहाँ पर ऑप्शन है 12 अंग, 12 उपांग, 14 पूर्व या 14 उपपूर्व। तो याद रखेंगे दोस्तों, महावीर स्वामी द्वारा दिए गए 14 महत्वपूर्ण दार्शनिक सिद्धांत या महत्वपूर्ण सिद्धांत जो थे वो 14 पूर्व में बताए गए हैं, ठीक है, ठीक है। तो यही 14 पूर्व क्या कहलाते हैं? प्रथम जैन या पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाते हैं। सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कौन कहलाते हैं? 14 पूर्व कहलाते हैं। यद्यपि 12 अंग और 12 उपांग जो हैं वो भी जैन ग्रंथ ही हैं दोस्तों, ठीक है, 12 अंग और 12 उपांग भी जैन ग्रंथ ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। त्रिरत्न सिद्धांत, सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान जिस धर्म की महिमा है वह है, ठीक है। तो यहाँ पर है बौद्ध धर्म, ईसाई धर्म, जैन धर्म या इनमें से कोई नहीं। अगर त्रिपिटक की बात करता तो बौद्ध धर्म हो जाता, लेकिन त्रिरत्न सिद्धांत की अगर बात करें तो ये बौद्ध धर्म में भी है और जैन धर्म में भी है दोस्तों। तो त्रिरत्न जो सिद्धांत हैं, सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र और सम्यक ज्ञान, ये जो इसकी जो महिमा गाई गई है वो गाई गई है दोस्तों, याद रखेंगे जैन धर्म में, ठीक है। सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र और सम्यक ज्ञान ये आपका जैन धर्म से संबंधित है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। निम्नलिखित कथनों को विचार करें एवं चैत्य व बिहार में क्या अंतर है इसे चुनें। तो चैत्य और बिहार, ठीक है, ये बौद्ध धर्म से संबंधित और जैन धर्म से संबंधित हैं दोस्तों, ठीक है। तो चैत्य व विहार में क्या अंतर है इसे चुनें। तो ये कह रहा है कि विहार पूजा स्थल होता है जबकि चैत्य बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान है। चैत्य पूजा स्थल होता है जबकि विहार निवास स्थान है। दोनों में विशेषता कोई अंतर नहीं है। विहार एवं चैत्य दोनों ही निवास स्थान के रूप में प्रयोग हो सकते हैं। तो याद रखेंगे दोस्तों, विहार का अब आप कहीं भी बड़े बड़े शहरों में रहते हैं वहाँ पर नाम रहते हैं कमल विहार, फलाना विहार, अलाना विहार, है ना। तो विहार मतलब जहाँ लोग रहते हैं यानी कि निवास करने का स्थान होता है, और चैत्य वो होता है जहाँ पर पूजा की जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर दिख रहा है, चैत्य पूजा स्थल होता है जबकि विहार निवास स्थान है दोस्तों, याद रखेंगे, ठीक है। विहार क्या है? निवास स्थान होता है, और चैत्य क्या होते हैं? पूजा स्थल होते हैं दोस्तों। तो ये इसका एग्जैक्ट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे दोस्तों। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है, तो अशोक के जो शिलालेख हैं उनमें कौन सी भाषा प्रयुक्त है? ऑप्शन है संस्कृत, प्राकृत, पाली या हिंदी। तो बेसिकली दोस्तों जो अशोक के जो शिलालेख हैं उसमें काफ़ी सारी भाषाओं का प्रयोग है, उसमें पाली भी है, प्राकृत भी है, अरमाइक भाषा का प्रयोग भी किया गया है। लेकिन जो अशोक के जो शिलालेखों में मुख्यतः जो प्रयुक्त भाषा है वो आपकी है प्राकृत भाषा दोस्तों, याद रखेंगे। प्राकृत भाषा में उसने ज़्यादा से ज़्यादा अभिलेख लिखे हुए हैं दोस्तों, ठीक है। तो अशोक के शिलालेखों की भाषा कैसी है? तो प्राकृत है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। बराबर या गया जिला, बराबर गया जिला का प्राचीन नाम है बराबर, यानी कि बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया, ठीक है। तो बराबर यानी कि बराबर की जो गुफाएं हैं जो गया जिले में है बिहार में, ठीक है, इसका उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया था? तो यहाँ पर ऑप्शन है आजीवकों ने, थारुओं ने,
जैनों ने या तंत्रिकों ने? तो याद रखेंगे दोस्तों, जो बराबर की जो गुफाओं का उपयोग किया गया था वो आजीवकों ने किया था। आजीवक संप्रदाय का नाम आपने सुना होगा, और आजीवक संप्रदाय के जो संस्थापक थे वो मक्खलीपुत्र गोसाल थे। तो आजीवक जो संप्रदाय के लोग थे उन्होंने इन गुफाओं का, यानी कि बराबर की जो गुफाओं का उपयोग किया था अपने रहने के लिए किया था, यानी कि आश्रय गृह के रूप में किया था दोस्तों। ठीक है, तो आई होप ये चीज़ भी आपको क्लियर पसंद आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इजी भी है। ठीक है, क्योंकि हम लोग तैयारी में जुटे रहते हैं और कभी कभार इस तरीके के छोटे छोटे क्वेश्चन हमसे भी छूट जाते हैं दोस्तों। तो हमें पता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य तो कौन सा है, राजस्थान है। लेकिन दूसरे तीसरे की जब बात आती है तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन की स्थिति बनती है। तो याद रखेंगे दोस्तों, राजस्थान, दूसरा मध्य प्रदेश और तीसरा महाराष्ट्र। तो यहाँ पर ऑप्शन दिख जाएगा आपको, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। ये क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य हैं। सबसे बड़ा राजस्थान है, फिर मध्य प्रदेश है, फिर तीसरे नंबर पर महाराष्ट्र है क्षेत्रफल की दृष्टि से। आई होप ये भी क्लियर हो गया होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के तट का नाम है, यानी कि आपने जो देखा होगा दोस्तों, तो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश का जो तट है दोस्तों, ठीक है, ये वाला तट, ठीक है, इसे किस नाम से जाना जाता है? यहाँ पर है ऑप्शन कोरोमंडल, मालाबार, उत्तरी सरकार या फिर कोंकण तट। ठीक है, तो जो कोरोमंडल तट है दोस्तों, ये आपका तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट का नाम है। इसी को कोरोमंडल कहा जाता है दोस्तों, कोरोमंडल तट। ठीक है, कोरोमंडल तट। ठीक है, तो याद रखेंगे तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट का नाम क्या है? कोरोमंडल। जबकि मालाबार तट आपका यहाँ पर है दोस्तों, केरल और कर्नाटक की सीमा वाले जो भाग को, केरल का भाग और कर्नाटक वाला जो पोर्शन है, ये मालाबार तट के नाम से जाना जाता है दोस्तों। ठीक है, उसके बाद उत्तरी सरकार आपका यहाँ से ऊपर का हिस्सा है दोस्तों। ये कह सकते हैं कि आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, ये पश्चिम बंगाल वाला जो क्षेत्र है, इसको उत्तरी सरकार कहते हैं दोस्तों। ठीक है, उत्तरी सरकार। और कोंकण तट जो होता है दोस्तों, वो आपका कहाँ से शुरू हो जाता है? महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटका। ठीक है, महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटका के तट को कोंकण तट कहा जाता है। तो ये कोंकण तट, कोंकण और आपका मालाबार जो तट है दोस्तों, ये आपका इस साइड, यानी कि ये क्या कह सकते हैं हम, इधर अरब सागर में है। जबकि कोरोमंडल तट और उत्तरी सरकार आपका बंगाल की खाड़ी में स्थित हैं दोस्तों। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग क्लियर याद रखेंगे कि तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट को किस नाम से जाना जाता है? तो आप कहेंगे कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे दोस्तों। भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्यों को इंगित करता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इजी क्वेश्चन है दोस्तों ये। अगर हम लोग भारत के मैप को देखते हैं तो पश्चिमी और पूर्वी, ठीक है, सबसे पूर्वी और पश्चिमी। तो पूर्वी इधर हो गया दोस्तों और पश्चिमी इधर हो गया। तो यहाँ पर ऑप्शन है असम और राजस्थान, अरुणाचल प्रदेश और राजस्थान, असम और गुजरात, अरुणाचल प्रदेश और गुजरात। तो पूरब में सबसे पूर्वी राज्य जो भारत का है वो है आपका अरुणाचल प्रदेश, और सबसे पश्चिमी राज्य जो है भारत का वो है गुजरात दोस्तों। तो अरुणाचल प्रदेश और गुजरात भारत के सबसे पूर्वी और पश्चिमी राज्य हैं दोस्तों, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। निम्न में कौन सा मिलान सही नहीं है? तो मिलान करना है आपको यहाँ पर, कौन सा सही नहीं है। यहाँ पर ऑप्शन आ रहे हैं दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल, माउंट आबू राजस्थान, कोडाईकोलन तमिलनाडु या शिमला उत्तर प्रदेश। साफ साफ दिख गया है दोस्तों, शिमला आपका हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, इसलिए ये आपका आंसर बन जाएगा। बाकी दार्जिलिंग आपका पश्चिम बंगाल में है, जो कि एक हिल स्टेशन होने के साथ साथ चाय के बागान भी हैं। माउंट आबू आपका राजस्थान में, दिलवाड़ा का जैन मंदिर यहाँ पर है दोस्तों। और कोडाईकोलान एक हिल स्टेशन है तमिलनाडु का दोस्तों। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग याद रख लेंगे। बाकी शिमला तो यहाँ पर ऐसे ही दे दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। कोरोमंडल समुद्री तट किस राज्य में अवस्थित है? तो कोरोमंडल तट अभी आपसे डिस्कस कर चुका हूँ दोस्तों मैं। यहाँ पर ऑप्शन है केरल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु या गुजरात। तो ये अगर भारत का मैप है दोस्तों, तो कोरोमंडल तट इस साइड को है, ठीक है, बेसिकली। तो यहाँ पर ऑप्शन है तमिलनाडु में, बेसिकली तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट को कोरोमंडल तट कहा जाता है। तो तमिलनाडु यहाँ पर ऑप्शन है, तो तमिलनाडु आपका आंसर बन जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। निम्न में से किसे वैश्विक विरासत का वन माना जाता है? तो वैश्विक विरासत का वन किसे माना जाता है? ओडिशा में नंदनकानन, असम में काजीरंगा, पश्चिम बंगाल में सुंदरवन या पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय वनस्पति उद्यान शिवपुर। तो याद रखेंगे दोस्तों, पश्चिम बंगाल का जो सुंदरवन है उसे वैश्विक विरासत का माना जाता है दोस्तों, क्योंकि जो सुंदर यहाँ पर मैग्रोव वनस्पति पाई जाती है, जो कि चक्रवातों हो गया, तट की रक्षा करने के लिए हो गया,
बहुत सारी हेल्प करती है। तो वैश्विक विरासत का वन माना जाता है पश्चिम बंगाल में सुंदरवन को दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे दोस्तों। भारत में मैंग्रोव वनस्पति मुख्यतः पाई जाती है। तो मैंग्रोव वनस्पति मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? मालाबार तट, सुंदरवन, कच्छ का रण या दंड कारण्य। तो सुंदरवन आपको पता है दोस्तों, सुंदरवन का जो डेल्टा है वो पश्चिम बंगाल के दक्षिणी भाग में स्थित गंगा नदी पर है। सुंदरवन का जो डेल्टा है तो यहीं पर सुंदरवन भी स्थित है दोस्तों, याद रखेंगे। तो मैंग्रोव वनस्पति सुंदरवन में पाई जाती है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। निम्नलिखित में कौन सा राज्य तेंदुपत्ते का मुख्य उत्पादक है? तो तेंदुपत्ते का जो मुख्य उत्पादक है दोस्तों वो है आपके यहाँ पर ऑप्शन है उड़ीसा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश। तो मध्य प्रदेश इसका आंसर हो जाएगा। तेंदु यानी कि जिससे बीड़ी बनाई जाती है, क्योंकि लिपटने में बहुत ईजी होता है ये, तो इसलिए इसके बीड़ी भी बनाई जाती है। तो मध्य प्रदेश में इसका सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे दोस्तों। जो वन चक्रवातों के अवरोधकों का कार्य करते हैं वे वन कौन से हैं? तो चक्रवातों के अवरोधक का कार्य करने वाली बात अभी मैंने बताई थी दोस्तों। यहाँ पर ऑप्शन है मैंग्रोव वन, और मैंग्रोव वनों को ही क्या कहा जाता है? चक्रवातों के अवरोधकों का कार्य करने वाले, ठीक है। तो मैंग्रोव वन आपके कहाँ पाए जाते हैं? सुंदरवन के डेल्टा में या सुंदरवन में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे दोस्तों। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो पूर्व मध्य रेलवे का जो मुख्यालय होगा दोस्तों वो होगा आपका बिहार के हाजीपुर में, याद रखेंगे। अब इस पर मैं एक संक्षिप्त वीडियो लेके आऊँगा। जो 16 महाजोन हैं बहुत इजी तरीके से वो याद हो जाते हैं दोस्तों। 17 जोन हो चुके हैं आज की डेट में रेलवे के। तो हाजीपुर बिहार में पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। भारत में कितने प्रकार के रेल मार्ग हैं? यहाँ पर ऑप्शन है 2, 3, 4 या 5। तो याद रखना दोस्तों, भारत में जो रेल मार्गों के प्रकार हैं वो है 3 प्रकार के। सबसे पहला है नैरो गेज, ठीक है, नैरो गेज। दूसरा है मीटर गेज और तीसरा है ब्रॉड गेज, ठीक है। अब कई बार इनकी लंबाई पूछ ली जाती है। तो 0.67 मीटर अगर बात करें 67 सेंटीमीटर, या फिर 0.67 मीटर नैरो गेज की होती है। मीटर गेज की होती है 1 मीटर 2 पटरियों के बीच की चौड़ाई, और ब्रॉड गेज की होती है दोस्तों 1.67 मीटर दोस्तों। तो याद रखेंगे। तो ये आपके 3 प्रकार की रेलवे जो पटरियां हैं, रेल मार्ग हैं, उनके प्रकार हैं दोस्तों। तो आशा करता हूं दोस्तों कि आपको वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आपका समय शुभ हो। आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। जय हिंद।